नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। इस सीरीज़ में हमने एलिमेंट्री कैलकुलस स्टार्ट किया है और इसमें हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज़ कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कॉची सीक्वेंस होती है और उससे बेस्ड जो थ्योरम्स थी वो इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस से स्टार्ट करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कॉची का जनरल प्रिंसिपल है फॉर कन्वर्जेंस उसका स्टेटमेंट क्या है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, माना कोई रियल नंबर सीक्वेंस है an, इज दैट for a given epsilon greater than 0 there exists a number n naught such that a n plus p minus a n and in mod is less than epsilon for every n greater or equal to n naught and p greater than 0। ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी ए एन इस तरीके से गिवन है जिसके लिए किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए है ना एक नंबर हमें एन नॉट इस तरीके से मिल जाता है कि उसके लिए मॉड ऑफ ए एन प्लस पी माइनस ए एन की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से कम हो जब भी हमें एन की वैल्यू एन नॉट से ग्रेटर मिले, और पी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो ये कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगी। ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक, कि वैसे तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो कहते हैं कि सो दैट सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, तो हम लोग इसे डायरेक्टली लिमिट फाइंड करके भी दिखा सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। बट अगर उसमें स्पेशली पूछा गया है कि कॉची जनरल प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें दिखाना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो फिर हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल को यूज़ करके ही दिखाएंगे। राइट। तो चलिए, ये हमें सीक्वेंस है n अपॉन n प्लस वन और हमें दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें है ना, हमारा जो जनरल टर्म है ए एन वो क्या है, n अपॉन n प्लस वन। ठीक है। इस जनरल टर्म से अगर हम लोग ए एन प्लस पी निकालते हैं तो ए एन प्लस पी हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन प्लस पी अपॉन एन प्लस पी प्लस वन। राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ ए एन प्लस पी माइनस ए एन, मॉड ऑफ ए एन प्लस पी माइनस ए एन, दिस विल बी मॉड ऑफ एन प्लस पी अपॉन एन प्लस पी प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। राइट। इसको एलसीएम लेके जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे है ना, तो ये हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ पी अपॉन एन प्लस पी प्लस वन एंड एन प्लस वन। ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसे फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी अपॉन एन प्लस पी प्लस वन अपॉन इंटू एन प्लस वन। राइट। तो देखो पी हमारा ग्रेटर देन 0 है, हमने लिया हुआ है यहाँ पे। राइट। एन नेचुरल नंबर है तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो एन प्लस पी प्लस वन और एन प्लस वन सारे पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे मॉड जो हमारा हो जाएगा वो मतलब मॉड को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ए एन प्लस पी माइनस एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, ये जो हमारी मॉडुलस वैल्यू है ना, इसको हम लोग ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एप्सिलॉन कर देते हैं, है ना। सो दिस इज पी अपॉन एन प्लस पी प्लस वन एन प्लस वन। ठीक है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारी सॉरी ये हटा देता हूँ, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये एन नॉट फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एन नॉट फाइंड करना है। फॉर मतलब कि अगर हमें कोई एप्सिलॉन ऐसा लिया है रैंडम, तो हमें क्या उसके लिए कोई एन नॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कन्वर्जेंट है, नहीं मिलेगा तो कन्वर्जेंट नहीं है। राइट। तो देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लोग एन प्लस पी प्लस वन और एन प्लस वन अपॉन पी करेंगे, दिस विल बी ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस वन
ठीक है, प्लस n+1 होल स्क्वायर बाई पी इज ग्रेटर देन 1/ε, ठीक है राइट। अब हमको क्या चाहिए, हमको n पे कंडीशन चाहिए, हमको n पे कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, n+1 होल स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है, p पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम भूल भी जाएं, ठीक है, तो अगर हमारा n+1 यहाँ से ग्रेटर देन 1/ε आ जाता है, अगर हम ये ले लें n+1 ग्रेटर देन 1/ε, ठीक है, तो हम अगर इसमें अगर यही वैल्यू हमारी 1/ε से ग्रेटर है तो कुछ प्लस करेंगे तो ऑलरेडी ग्रेटर हो जाएगा, तो ये मतलब ट्रू हो जाएगा हमारा। मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसा ले सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 1/ε है, तो अगर हम n+1 को ग्रेटर देन एप्सिलॉन लें तो n किसके ग्रेटर आ जाएगा, 1/ε-1, और n ग्रेटर 1/ε-1, इसी को हम लोग ना अपना n0 चूज़ कर लेते हैं। क्या चूज़ कर लेते हैं, n0 चूज़ कर लेते हैं, राइट। देखो हमें बेसिकली ये देखना है क्या हमें कोई ऐसा n0 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही होंगी हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बन रही थी, अगर हम n+1 को ग्रेटर देन 1/ε ले लें तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमें n की वैल्यू भी मिल जा रही है, ठीक। तो कोई भी अगर गिवन एप्सिलॉन है तो उसके लिए हमें एक n0 मिल जा रहा है, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या बन रहा है, mod an + p माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू n0, जो कि हमारा क्या है 1/ε-1, एंड फॉर एवरी p ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि जो हमारी सीक्वेंस है, राइट, जो हमारी सीक्वेंस an है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग कॉचीज जनरल प्रिंसिपल फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस, हम क्या करेंगे, हम an निकालेंगे, an + p निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे। फिर उस इक्वेशन से क्या हम n की वैल्यू निकाल पा रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन सम क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन के टर्म में कोई क्वांटिटी आ जाती है और उसको हम लोग मान लेंगे n0। अगर ऐसा है तो फिर हमारा जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसमें है 1/3 + 1/3² प्लस एंड सो ऑन 1/3 n, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, मान लो हमारी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। बेसिकली ये हमारी एक सीक्वेंस है और हमें दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक। अगर मान लो हम कॉची जनरल प्रिंसिपल ना यूज़ करें, ठीक है, सपोज़ मैं कॉची जनरल प्रिंसिपल नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे an की वैल्यू अगर देखें तो an की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 1/3, 1/3², 1/3n। देखा जाए तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 और रेशियो भी 1/3 है। तो इसके लिए इसके सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - r⁴n, मतलब 1/3n अपॉन में 1 - r, मतलब 1 - 1/3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये 1/3, ठीक है, 1 - 1/3n अपॉन 2/3, 3 इसको कैंसिल करेगा, तो दिस इज़ 1/2, 1 - 1/3n, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म आ गया सीरीज़ का। अब अगर इस पर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, 1 - 1/3n, ठीक। तो ये 3n है, लिमिट अप्लाई करेंगे 3∞ होगा, 3∞ जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ जो है 0 होता है। तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। 1/2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट भी है और फिक्स भी है। फाइनाइट मतलब परिमित भी है और निश्चित वैल्यू भी है, फिक्स्ड, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी सीक्वेंस, हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल से भी दिखा सकते हैं और डायरेक्टली भी हम लोग दिखा सकते हैं कि किसी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट दिखाना हो तो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग जनरल प्रिंसिपल पे, किस तरीके से हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल यूज़ करके सीक्वेंस का कन्वर्जेंस दिखाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस हमको दी गई है an = 1 + 1/2 + 1/3 1/n, ठीक है। और हमें दिखाना है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक।
तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए एन जो कि हमारा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। फिर हम निकालेंगे यहाँ से ए एन प्लस पी, ठीक है। 1 + 1/2 से 1/n तक है, इसके आगे का टर्म लिखेंगे 1 + n+1 प्लस एंड सो ऑन 1/n + p। ये ए एन प्लस पी आ गया। अब हम क्या करेंगे, मॉड में ए एन प्लस पी माइनस ए एन फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ से ए एन प्लस पी में 1 से लेकर के 1/n तक जो टर्म है वही सेम हमारे ए एन में भी है। जब इससे माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/n+1 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n + p, राइट। अब ये जो वैल्यू हमारी है वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमारी लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। एंड फॉर ईच एप्सिलॉन, है ना, कोई भी एप्सिलॉन हम ले उसके लिए हमें एक n0 मिलना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, क्या हमें हर एक एप्सिलॉन के लिए n0 मिलेगा क्या, ठीक है। तो देखो इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/n+1 + 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n + p, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जो हमारा p है क्या ले लें, p को हम इक्वल टू n ले लें। क्या ले लें, p को इक्वल टू, मतलब हम तो अब हम ये शो करना, हम तो इसको कंट्राडिक्ट शो करने जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, देखो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए p को ले ले रहे हैं n। जब p को n ले लेंगे तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, देखो 1/, मैंने लिख देता हूँ, फॉर पर्टिकुलर n = p, ठीक है। चाहो तो n = m और p = m ऐसा कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, n = k, p = k। तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो बन जाएगी 1/n+1 n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n+n, ठीक है। अब जरा देखो ये 1/n+1 ये 1/n+2 है, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर तो सबके सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू एक्चुअली छोटी होगी, है ना। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन एक्चुअली छोटा होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, ये वाला फ्रैक्शन जो हमारा है वो सबसे बड़ा है। तो अगर हम इस पूरे जो भी फ्रैक्शंस है सबको सबसे छोटे फ्रैक्शन से रिप्लेस करा दें तो ये वैल्यू जो है ना बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, n+n इसकी जगह, फिर 1/n+n इसकी जगह एंड सो ऑन प्लस 1/n+n, ठीक है। तो ये क्या हो, ग्रेटर देन, देखो 1/2n है, 1/2n ये n टाइम्स है तो ये आ जाएगा n/2n, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू है ना, हम अगर पर्टिकुलर p = n ले ले तो वो वैल्यू हमारी 1/2 से ग्रेटर आती है, 1/2 से क्या आती है, ग्रेटर आती है। अब मान लो अगर हमने चूज़ कर लिया, सपोज़ हमने चूज़ किया, मैं अगर चूज़ करता हूँ यहाँ पे क्या चूज़ कर रहा हूँ कि एप्सिलॉन इज़ हमारा 1/3, एप्सिलॉन हमारा क्या है 1/3 है, ठीक। एप्सिलॉन में क्या चूज़ किया 1/3। तो फॉर p = n, है ना, ये जो वैल्यू हमारी आ रही an+p - an, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखो हमने एप्सिलॉन मान लो 1/3 लिया, ठीक है, और p = क्या ले लिया, n ले लिया। तो हमें पता है जब हम p = n ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 1/2 से ग्रेटर है, यानी ये जो वैल्यू है फॉर n = p के लिए 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से भी बड़ी है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा ना इसको, मतलब लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं मिलेगा। तो अगर हमें फॉर एवरी एप्सिलॉन, मतलब कोई भी एप्सिलॉन ले हमें n मिलना चाहिए, है ना, पर हमें जैसे हम एप्सिलॉन 1/3 ले रहे हैं ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमें n की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो an है वो क्या है, इज़ नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट नहीं है, यानी अभिसारी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो कठिनाई सब बस मेन यही है कि हमें किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके कन्वर्जेंट दिखाना है, राइट, ठीक है।
बाकी ए एन तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ए एन प्लस पी हम लोग निकाल लेंगे, ए एन प्लस पी माइनस ए एन भी निकाल लेंगे, उसको लेस देन एप्सिलॉन भी कर लेंगे। मेन सीन क्या है, हम किस तरीके से उसको कन्वर्जेंट दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। अभी जब हम लोग लास्ट में मिसलिनियस प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए हैं, इस पर बेस्ड है, कॉची जनरल प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है। सॉरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कॉची की कुछ थ्योरम्स हैं, है ना, लिमिट थ्योरम्स है, फर्स्ट लिमिट थ्योरम, सेकंड लिमिट थ्योरम, और कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ ही हमारा ये सीक्वेंस वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।